हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं कि इन्फेक्शन में क्या क्या हुआ है, किस तरह से ऑक्लूजन होती है और उसके बाद जो है वो वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पर इन्फेक्शन या नेक्रोसिस पहले स्टार्ट होती है जो कि आखिरकार अल्टीमेटली लीड टू द इन्फेक्शन हो जाती है। अब हमारे पास आता है कि जो कि इन्फाक्स के एरिया हैं उनके अंदर इस्केमिक नेक्रोसिस हो जाती है। अगर हम इसका रिकैप दें तो हमें पता है कि क्यों हो रहा है, आर्टीरियल ऑक्लूजन की वजह से हो रहा है या फिर वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्ट होता क्या है? इन्फेक्ट इज एन एरिया ऑफ द इस्केमिक नेक्रोसिस कॉज्ड बाय द ऑक्लूजन ऑफ द वेस्कुलर सप्लाई ऑफ द अफेक्टिव टिश्यू। जो भी टिश्यू अफेक्टेड हुआ है उस टिश्यू की जो सर्कुलेशन है उसके अंदर कोई ना कोई ऑक्लूजन आ गई, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर हाइपोक्सिया हो गया और फिर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। अब हमारे पास ये देखा जाता है कि जो इन्फाक्स हैं वो जो वीनस ऑक्लूजन की वजह से हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ हो रहे हैं? स्पॉन्जी टिश्यूज के अंदर हो रहे हैं जो कि हेमरेजिक अपीयरेंस देते हैं। आर्टीरियल मतलब आर्टरीज के अंदर जो ऑक्लूजन हो रही है उसको वो पेल अपीयरेंस दे रहे हैं, जिसके बाद वो वाइट इन्फेक्शंस करवा रहे हैं, वहाँ पर वाइट इन्फाक्स बना देते हैं। वहाँ पर वेस्कुलर ऑक्लूजन है या नहीं है उसकी बहुत सारी कॉजेज होती हैं जो कि इन्फ्लुएंस होती हैं या तो ब्लड सप्लाईज की वजह से या फिर उसकी ऑब्स्ट्रक्शन के रेट की वजह से, इंट्रिंसिक टिश्यू की ससेप्टेबिलिटी टू द इस्केमिक इंजरी की वजह से या फिर ब्लड ऑक्सीजनेशन की वजह से। तो इन सब वजूहात को, इन तमाम फैक्टर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल के अंदर। विल डिस्कस इट वन बाय वन कि इसके अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। Factors that influence the infarct development are these: anatomy of the vascular supply, rate of occlusion, tissue vulnerability to the hypoxia. अब एक्चुअली इसमें होता क्या है, वेस्कुलर ऑक्लूजन के इफेक्ट्स जो आ रहे होते हैं उनके ऊपर देखना है कि कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज है जो कि इफेक्ट करते हैं। हमारा ऑर्गन डिसफंक्शन किस तरह से डेथ की तरफ लीड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फेक्शन को प्रमोट करते हैं, इन्फेक्शन की डेवलपमेंट में मदद करते हैं। हमने देखना है कि वो फैक्टर्स एक्चुअली हैं कौन से और उनका किस किस्म का इन्फ्लुएंस आ रहा है और किस किस्म की वो लोग डेवलपमेंट दे रहे हैं। नाउ विल डिस्कस द एनाटमी ऑफ द वेस्कुलर सप्लाई। अब वेस्कुलर सप्लाई की एनाटमी इसमें क्या पार्ट करती है ये अब हम देखेंगे। प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव ब्लड सप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर कि वो डिटरमाइन करता है ऑक्लूजन किस तरह से डैमेज करेगी। मतलब देखिए अगर ऑक्लूजन हो गई या कोई और पाथवे हमारे पास प्रेजेंट है तो वहां से ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है और वो वाला पाथवे जो है बेशक कॉम्प्रोमाइज स्टेट में चला जाता है लेकिन उसके बावजूद जो है वहां पर ब्लड सप्लाई जा रही होती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो इतनी जल्दी नहीं होता है। बट डुअल सप्लाई ऑफ द लंग बाय द पल्मोनरी एंड द ब्रोंकियल आर्टरीज मींस दैट द obstruction of the pulmonary arterioles does not cause lung infection unless the bronchial circulation also is compromised. इसमें क्या कह रहे हैं कि दोनों के दोनों जो सर्कुलेशन है जब तक वो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में नहीं जाएंगी तब तक वो जो है इन्फेक्शन सही से कॉज नहीं होता है। अगर एक के अंदर हो रहा है और दूसरा खुला है, दूसरा रास्ता हमारे पास मौजूद है, तो वहां पर कोई भी उस तरह की इन्फेक्शन डेवलप नहीं होगी। इसी तरह लिवर के अंदर विच रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम द हेपेटिक आर्टरी एंड द पोर्टल वेन, उसके अंदर भी यही होता है कि दोनों की दोनों पैरेलल चल रही होती हैं और वो इन्फेक्शन नहीं होने देती इसी वजह से क्योंकि वहां पर भी डुअल सप्लाई आ रही होती है। तो इसकी एनाटमी जो है वो बहुत ज्यादा मेजर कॉज है ये पता कराने के लिए। जो सिंगल सप्लाई है जिस साइड पर जो है ये इन्फेक्शन का हो जाना मोस्ट प्रोबेबली पाया जाता है, इन्फेक्शन बहुत इजीली वहां पर हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जी लिवर के अंदर किस तरह से ब्लड रिसीव हो रहा है। वहां पर हेपेटिक आर्टरी है, पोर्टल वेन है, दोनों की दोनों पैरेलल चल रही हैं और ये दोनों की दोनों जो है वो इन्फेक्शन नहीं होने देती हैं। इसी तरह किडनी के अंदर या स्प्लीन के अंदर जो आर्टीरियल सर्कुलेशन है एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन है वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसके बाद जो है वहां पर कोई और रास्ता नहीं होता जहां पर किसी और जगह से सप्लाई आ रही हो, तो इस वजह से वहां पर इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। तो मेजरली इसमें यही बातें बताई गई है कि अगर डुअल सप्लाई है वहां पर तो इन्फेक्शन नहीं होती है या फिर लेट होती है या अनलेस और अनटिल दोनों के दोनों जो रास्ते हैं वो बंद ना हो जाए तब तक इन्फेक्शन नहीं होती। रेट ऑफ ऑक्लूजन किस तरह से बढ़ता है कि अगर हमारे पास जो ऑक्लूजन है वो स्लोली डेवलप हो रही है तो इसमें इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रेट जितना फास्ट होगा इन्फेक्शन उतनी ही कम चांसेस होंगे इन्फेक्शन के होने के। अब हमारे पास स्मॉल इंटर आर्टीरियोलर एनास्टोमोसिस जो है जिसमें नॉर्मली हमारे पास बहुत ही कम ब्लड फ्लो आ रहा होता है, जिसकी वजह से मेजर कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो है
हमारे पास इन्फेक्शन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोरोनरी आर्टरीज अगर वहाँ पर स्लोली ऑक्लूड करना स्टार्ट हो जाए तो अनलेस और अनटिल वो आगे जाकर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और फिर उसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है, अगर वो हार्ट के अंदर हो रही है तो। अदरवाइज हमने पता है कि इन्फेक्शन का मतलब है कि वहाँ पर ऑक्लूजन हो रही है, मतलब हो सकता है कि वहाँ पर थ्रोम्बस बन रहा हो सकता है कि वहाँ पर कुछ और बन रहा हो, और वो थ्रोम्बस जब निकलता है तो फिर आपको पता है कि वो इम्बोलाई बन जाता है, और वो इम्बोलाई बनकर वो कहीं और पे भी जा सकता है। लेकिन अगर वो मेजर आर्टरी को ही ब्लॉक कर रहा है और आर्टरी वहाँ से ब्लॉक हो गई है तो वो जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी करवा सकता है। टिश्यू वल्नरेबिलिटी कितनी है, तो हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं आपको पता है कि उनको जो डैमेज हो जाता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है। तमाम के तमाम न्यूरॉन्स जो हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, वो जितना भी उनको डैमेज हो जाए वो दोबारा जनरेट नहीं कर पाते हैं। जो सेल्स होते हैं ना, न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं, जो न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, उन सेल्स के अंदर रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है, लेकिन इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। इसी तरह मायोकार्डियल सेल्स हैं वो मतलब दे आर हार्डियर देन द न्यूरॉन्स, लेकिन फिर भी उनके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो चांस होता है। 20 से 30 मिनट स्कीमिया अगर उनके अंदर है तो उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। फाइब्रोब्लास्ट है जो वो क्या उसने कहा है कि कई आवर्स तक, स्कीमिया के कई आवर्स बाद तक भी वो रहते हैं इस काबिल कि वो अपना काम कर सकें थोड़ा बहुत। तो हर एक की एक अलग अलग रेंज है जिसके हिसाब से वो हाइपोक्सिया को डील कर सकता है, कितनी देर तक डील कर सकता है। उस टाइम लिमिट के अंदर अगर हाइपोक्सिया रिवर्स हो जाए तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ना हो तो फिर नहीं हो पाता। तो जो न्यूरॉन्स हैं उनका तो नहीं हो पाता, वो तो फौरी तौर पर डेड हो जाते हैं। जो हार्ट के सेल्स हैं उनका इसने बताया हुआ है कि वो तकरीबन 20 to 30 मिनट्स लेते हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो जो फाइब्रोब्लास्ट वगैरह प्रेजेंट है उनके पास ज़रा टाइम होता है, कुछ घंटे होते हैं, और उन घंटों के दौरान में वो रिवर्स हो सकते हैं। जो भी स्टेज उनकी डेवलप होती है उसमें रिवर्स हो सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारा इन्फेक्शन का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, वो है थ्रोम्बस फॉर्मेशन में एक्चुअली कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, क्या काम करते हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।